हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अगेन 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है ये पार्ट 4 होगा। और इसके पहले हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और उसमें हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अगर आपने अभी उसको नहीं देखा है वीडियो को, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो सोशलॉजी से रिलेटेड, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट जीआरएफ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आप वो वीडियो ज़रूर जाकर देखिए। और आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियोज़ आएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँच सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये एक परिभाषा है समुदाय से संबंधित। तो ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हेनरी जोनहान, दूसरे हैं किंग्सले डेविस, तीसरे हैं मैकाइवर एवं पेज, चौथे हैं किम्बल यंग एवं आगवन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकाइवर। तो ये परिभाषा मैकाइवर की है। इन्होंने समुदाय की परिभाषा दी है कि समुदाय जो है वो सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है। तो मैकाइवर जो है मतलब इनका कहना है कि इसमें एक विशेष प्रकार का सामाजिक जीवन जो होता है वो समुदाय की प्रमुख विशेषता होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि एक समुदाय जो होता है, समुदाय के लोगों के बीच स्थापित होने वाले जो संबंधों की प्रकृति होती है और जो व्यवहार और मनोवृत्तियां होती हैं वो लगभग एक समान होती हैं। और यही कारण है कि मैकाइवर जो है उन्होंने पड़ोस गांव को एक समुदाय के रूप में स्वीकार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक संरचना के अपने सिद्धांत में किसने भूमिका का वर्गीकरण मूलभूत, पर्याप्त, प्रासंगिक और परिधि के रूप में किया है? तो ये सामाजिक संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि भूमिका का वर्गीकरण मूलभूत, पर्याप्त, प्रासंगिक और परिधि के रूप में किसने किया है? तो पहला ऑप्शन है जीपी मर्डॉक, दूसरा है लेवी स्ट्रॉस, तीसरा है रेडक्लिफ ब्राउन और चौथा है एसएफ नाडेल। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एसएफ नाडेल। तो जहाँ पे भूमिका वर्ड आ जाता है, ये कीवर्ड है एसएफ नाडेल से रिलेटेड, तो वहाँ जो है ज़्यादातर क्वेश्चन में आप जो है एसएफ नाडेल मार सकते हैं। तो ये इनका है। और इसके अलावा जो एसएफ नाडेल है, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ये इनकी बुक का नाम है और इसी बुक में इन्होंने अपना संरचना सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने संरचना में भूमिका संबंधी भूमिका और जो संबंध होते हैं और उनकी जो रचना होती है उन सभी को इसमें महत्वपूर्ण माना है। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इनके बुक का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यह किसका कथन है? जाति भारतीय समाज में एक संस्थागत सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण करता है, किंतु वर्ग से जुड़े सिद्धांत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन है दीपांकर गुप्ता, दूसरे हैं आंद्रे बेत्ते, तीसरे हैं योगेंद्र सिंह, चौथे हैं एमएस राव। तो ये किसका कथन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी योगेंद्र सिंह। तो देखिए ये योगेंद्र सिंह ने कहा था कि जाति भारतीय समाज में एक संस्थागत सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण करती है, लेकिन वर्ग से जुड़े सिद्धांत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसी क्रम में जो है योगेंद्र सिंह ने यह भी कहा था कि भारत में सामाजिक परिवर्तन की गति जो है वो परंपरागत समाज की तुलना में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ज़्यादा तीव्र यानी ज़्यादा तेज हो गई है। और आज़ादी के बाद जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्षता है, आर्थिक विकास है, सामाजिक न्याय है और समाजवाद के कारण सामाजिक परिवर्तन का जो दौर था वो भी तेज हुआ है। और इसके अलावा योगेंद्र सिंह का यह भी मानना था कि जो परिवर्तन है वो सांस्कृतिक क्षेत्र, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी काफ़ी हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योगेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य होना चाहिए? तो यहाँ सामाजिक विज्ञानों की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा अवश्य होना चाहिए?
पहला ऑप्शन है मूल्य निर्णय, दूसरा है मूल्य स्वतंत्रता, तीसरा है मूल्य पूर्वाग्रह और चौथा है मूल्य प्रासंगिकता। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मूल्य प्रासंगिकता, यानी वैल्यू रेलिवेंस की बात हो रही है। जो मैक्स वेबर है इनके अनुसार जो सामाजिक विज्ञान होता है, यानी जो कोई भी रिसर्चर है अगर वो रिसर्च करता है तो उसका जो है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होनी चाहिए कि वो मूल्य प्रासंगिक होना चाहिए। मैक्स वेबर ने सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आदर्श प्रारूप और जो वर्स्टेहन पद्धति है इसका प्रयोग किया था और उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया था कि सामाजिक विज्ञानों में मूल्य प्रासंगिकता का होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे समाज विज्ञान में क्या होगा, वस्तुनिष्ठ सिद्धांत का निर्माण संभव हो सकेगा। यानी वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं होगा, वस्तुनिष्ठ होगा अगर आप जो है मूल्य प्रासंगिकता को अपनाएंगे। वैल्यू रेलिवेंस की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, यह कथन किसका है, मानव अध्ययन का सरोकार व्यक्तित्व और संस्कृति के प्रारूपों के निर्माण से होना चाहिए। मानव का जो अध्ययन होता है वो व्यक्तित्व और संस्कृति के प्रारूपों के निर्माण से होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है रिकर्ट, दूसरा है कार्ल सैंडर्स, तीसरा है डिल्थे और चौथा है वेबर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डिल्थे। तो डिल्थे का मानना है कि जो मानव अध्ययन का सरोकार है वो व्यक्तित्व और संस्कृति के प्रारूपों के निर्माण से होना चाहिए। इसीलिए जो है डिल्थे क्या थे, डिल्थे एक आदर्शवादी विचारक थे और वो इस पर ज़्यादा जोर देते थे कि मानव जो है वो मानव व्यवहार भौतिक से भिन्न होता है, यानी भौतिक से अलग होता है। और डिल्थे जो थे वो इस तरीके का कथन क्यों देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जो अभी समाजशास्त्र है अभी वो मतलब ऐसी अवस्था में नहीं पहुंचा है कि जहाँ पे भौतिक घटनाओं की तरह मतलब सामाजिक घटनाओं में स्पष्टता आ जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो मानव अध्ययन का सरोकार यानी संबंध होना चाहिए वो पहले व्यक्तित्व और संस्कृति के प्रारूपों के निर्माण से होना चाहिए, न कि भौतिक घटनाओं की तरह जो है सामाजिक घटनाओं में भी उस तरीके से नहीं हो सकता है, उनका मानना था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, अलेक्जेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक प्रकारवाद संबंधित समस्या नहीं है। पहला है रूढ़िवाद, दूसरा है एकीकरण, तीसरा है आदर्शवाद, चौथा है प्रतिव्यक्तिवाद। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, एकीकरण। तो इसका आंसर नंबर बी होगा एकीकरण यानी इंटीग्रेशन। तो अलेक्जेंडर जो थे वो जो है उन्होंने विकसित किया था संरचनात्मक मार्क्सवाद को। इसके लिए इन्हें जाना जाता है और ये मुख्य रूप से 9 प्रकारवाद के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो 9 प्रकारवाद है वो कहीं ना कहीं संरचनात्मक मार्क्सवाद का ही एक रूप है और इसे विकसित किया है जाफरी अलेक्जेंडर ने। और इनके द्वारा जो है यह सिद्धांत जो है दिया गया है, इसमें इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकीकरण। इनके अनुसार जो है संरचनात्मक प्रकारवाद में जो संबंधित समस्या है वो एकीकरण नहीं है। इसके अलावा इन्होंने जो जो समस्याएं बताई थी वो कौन से, तो इन्होंने बताया था कि जैसे व्यक्तिवाद विरोध हो गया, परिवर्तन का विरोध इन्होंने किया था, रूढ़िवाद हो गया, आदर्शवाद हो गया, अनुभवकता हो गया। तो ये सारी चीज़ों का इन्होंने विरोध मतलब किया था और बताया था कि ये सारी समस्याएं हैं संरचनात्मक प्रकारवाद से, जबकि एकीकरण जैसी संरचनात्मक प्रकारवाद से कोई समस्या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के नृविज्ञानी सर्वेक्षण द्वारा आयोजित पीपुल ऑफ इंडिया परियोजना द्वारा भारत में कितने समुदायों की पहचान की गई है। पीपुल ऑफ इंडिया परियोजना द्वारा भारत में कितने समुदायों की पहचान की गई है जो सर्वेक्षण आयोजित हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 5,000 से 6,000, दूसरा है 4,000 से 5,000, तीसरा है 6,000 से 7,000 और चौथा है 3,000 से 4,000। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4,000 से 5,000। तो पीपल ऑफ इंडिया परियोजना द्वारा जो भारत में समुदाय की पहचान की गई थी तो वो 4 से 5,000 थे। और इसको जो है जो ये परियोजना है इसको किसने मूर्त रूप दिया था, तो इसको दिया था के एस सिंह ने। इस परियोजना से ये संबंधित है के एस सिंह ने, के एस सिंह। और इस परियोजना में कुल जो है 4,694 समुदायों की पहचान भारत में की गई थी। 4,694। तो 4 से 5,000 के अंदर 4,694 आ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने जनसंख्या में निश्चयात्मक और निवारक निरोध की बात की है? पहला है डेविड ग्लास, दूसरा है रॉबर्ट माल्थस, तीसरा है किंग्सले डेविस और चौथा है घुरिये। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट माल्थस। तो रॉबर्ट माल्थस की एक पुस्तक थी, लिखते हैं इसको, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये इनकी बुक का नाम है। और इसी पुस्तक में इन्होंने जनसंख्या के निश्चयात्मक और निवारक निरोध की बात की थी। निश्चयात्मक निरोध में इन्होंने बताया था कि इसमें जो है बीमारी, भूख, बाढ़, अकाल, युद्ध, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और निवारक निरोध में जो है वो जैसे कि देर से विवाह होना, ब्रह्मचर्य, परिवार नियोजन, ये सारे साधन आ जाते हैं। इन्होंने बताया था कि इन तरीकों को अपना करके जनसंख्या जो है वो उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने हर तरीके के क्वेश्चन रखे हैं ताकि जो है अच्छे से आप उसको देख सकें। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको ना पता हो आप उसे नोट कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, या फिर कुछ ऐसे बुक्स के नाम जो आपको ना पता हो। तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं पता हो या आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किसने जाति प्रथा का गुणात्मक और अन्योन्य क्रियात्मक विश्लेषण किया है? जाति प्रथा का गुणात्मक और अन्योन्य क्रियात्मक विश्लेषण। तो पहला है एम एन श्रीनिवास, दूसरा है लुई डूमा, तीसरा है सुरजीत सिन्हा और चौथा है डीपी मुखर्जी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लुई डूमा। तो लुई डूमा जो है इन्होंने जाति प्रथा का गुणारोपणात्मक और अन्योन्य क्रियात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, उस आंदोलन का नाम बताइए जिसकी जड़ें सामुदायिक और आर्थिक हैं। यानी कौन सा ऐसा आंदोलन है जो सामुदायिक और आर्थिक से संबंधित है? तो पहला हो गया हमारा तेलंगाना आंदोलन, दूसरा है तेभागा आंदोलन, तीसरा है मोपला आंदोलन और चौथा है नक्सलबाड़ी आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोपला आंदोलन। तो मोपला आंदोलन जो था ये केरल के जो मोपला मुसलमान थे उनके द्वारा 1921 में शुरू किया गया था। 1921 में जो है हिंदू और जो ब्रितानी थे उनके विरुद्ध किया गया था मुसलमानों द्वारा। और इसीलिए इसको जो है मोपला विद्रोह कहा जाता है या फिर मोपला आंदोलन कहा जाता है। और यह जो विद्रोह था ये मालाबार के जो एरनद और वल्लू वानद तालुका में खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा की गई दमनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध आरंभ हुआ था। और इसमें काफ़ी संख्या में हिंदुओं का जो है वो कत्ल हुआ था और उन पर अत्याचार हुआ था। और इसी को आधार बना करके विनायक दामोदर सावरकर जो थे इन्होंने मोपला नामक उपन्यास की रचना भी की थी। और इस आंदोलन की जो जड़ें हैं वो सामुदायिक और आर्थिक थे। तो आपको इसमें केवल इतना याद रखना है कि जो ये आंदोलन था ये मुसलमानों द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1921 में किया गया था। किसके विरुद्ध किया गया था? तो जो हिंदू थे और ब्रितानी थे उनके विरुद्ध किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने महानगर हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा 36, दूसरा है 51, तीसरा है 55 और चौथा है 53। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 53। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है तो महानगरों की संख्या 53 है, ये आप जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, जब एक सामाजिक अनुसंधान में दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं व्यक्तियों द्वारा वही परीक्षण पूरा किया जाता है तो यह क्या कहलाता है? यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कोई एक परीक्षण है, उसी को जो है अलग अलग अवसर पर और उसी व्यक्ति के द्वारा वही परीक्षण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वैकल्पिक रूप विश्वसनीयता, दूसरा है परीक्षण पुनर्परीक्षण, तीसरा है विवक्तार्थ विश्वसनीयता और चौथा है सामान्य विश्वसनीयता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप 1 सेकेंड जो है वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर किया करिए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा परीक्षण पुनर्परीक्षण। परीक्षण पुनर्परीक्षण का मतलब क्या है कि जैसे एक बार परीक्षण किया तो जो उसका रिजल्ट आता है तो उसका दोबारा से वही व्यक्ति और उसी परिस्थिति मतलब दूसरी परिस्थिति में मतलब अलग अलग परिस्थिति में उसका परीक्षण करता है और फिर से वही जो है रिजल्ट आता है। तो यही जानने के लिए कि हर परिस्थिति में उसका सेम रिजल्ट आ रहा है तो इसीलिए उसका परीक्षण पुनर्परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है,
किनके अनुसार सामाजिक संरचनाओं को पुनरावर्ती सूक्ष्म अन्योन्य क्रिया के प्रतिमान में आनुभविक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये एक तरह से दिया हुआ है सेंटेंस या विचार कथन जो भी है, तो किसके अनुसार ये है? तो पहला हो गया कोजर, दूसरे हैं एसएफ नाडल, तीसरे हैं कार्ल मार्क्स और चौथे हैं रेंडाल कॉलिंस। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी रेंडाल कॉलिंस। तो कॉलिंस के अनुसार सामाजिक संरचनाओं को पुनरावर्ती सूक्ष्म अन्योन्य क्रिया के प्रतिमान में आनुभविक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। रेंडाल कॉलिंस जो है ये जो है एक तरह से माइक्रो सोशियोलॉजी से ये संबंधित है, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है तो उसे इन्होंने अपना जो है उनका जो दृष्टिकोण है उसे इन्होंने रेडिकल माइक्रो सोशियोलॉजी के अंतर्गत रखा था, तो इसलिए हम कह सकते हैं। तो रेंडाल कॉलिंस जो है ये इनका एक लेख था, उसका नाम था ऑन द माइक्रो फाउंडेशन ऑफ माइक्रो सोशियोलॉजी। तो इसके अंतर्गत इन्होंने एक सूक्ष्म व्यापक संबंध के मुद्दे पर मतलब बात की थी, और कॉलिंस जो है इन्होंने अपने दृष्टिकोण को रखा था रेडिकल माइक्रोसोशियोलॉजी के अंतर्गत, और इसीलिए इनका तर्क था कि सामाजिक संरचनाओं को पुनरावर्ती सूक्ष्म अन्योन्य क्रिया के प्रतिमान में आनुभविक रूप से परिवर्तन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने अनिवार्यता समन्वित संघ की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? अनिवार्यता समन्वित संघ, तो पहला ऑप्शन है कॉलिंस, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है डेरेनडार्फ और चौथा है कोजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेरेनडार्फ। तो डेरेनडार्फ जो है ये अनिवार्यता समन्वित संघ की अवधारणा के प्रतिपादक माने जाते हैं, और इनका कहना है कि आधुनिक समाज के कुछ निश्चित विचार हैं, कुछ निश्चित कल्पनाएं हैं, लेकिन ये जो कल्पनाएं हैं ये ठोस आधारों पर अवस्थित है, और समाज में कई संस्थागत ढांचे हैं जैसे परिवार हो गया, जाति हो गया, धार्मिक संप्रदाय, राजनैतिक दल और आर्थिक समूह। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? समाज के संस्थागत ढांचे हैं। इसीलिए डेरेनडार्फ का कहना है कि समाज में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो इन संस्थाओं को उनकी निरंतरता में बांधे रहती हैं, और इसे वे संस्था का रूप देना कहते हैं, और इसकी प्रक्रियाओं में कुछ आदेश सूचक प्रक्रिया होती है जिसे डेरेनडार्फ जो है समन्वित करके समाज का ढांचा बनाया जाता है, ऐसा कहते हैं। इसीलिए जो है डेरेनडार्फ का जो ये है इन्होंने इसे आदेश सूचक समन्वित समाज कहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पुरस्कार और दंड भूमिका प्रत्याशा से संबंधित है जिसे माना जाता है, यानी इसमें से जो है क्या संबंधित है पुरस्कार और दंड भूमिका प्रत्याशा से? पहला हो गया लोकाचार, दूसरा हो गया मानदंड, तीसरा हो गया लोकरीति, चौथा हो गया संस्वीकृति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुरस्कार और दंड भूमिका किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संस्वीकृति यानी सैंक्शन। इसे सैंक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये पुरस्कार और दंड भूमिका संबंधित है। तो जो संस्वीकृति होती है इसमें जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सकारात्मक और नकारात्मक भूमिकाओं को अपना करके सामाजिक व्यवस्था को संतुलित और नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। यानी आप किस तरह की भूमिका निभाएंगे, सकारात्मक या नकारात्मक, वो जो है पुरस्कार और दंड इस पर निर्भर करता है। यानी आप सकारात्मक भूमिका निभाएंगे तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा, आप नकारात्मक भूमिका निभाएंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। तो ये संबंधित है संस्वीकृति से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने पारंपरिक एवं आधुनिक समाजों को समझने में क्रमशः परिस्थिति और संविदा की अवधारणाओं का उपयोग किया है? ऑप्शन है एसएफ नाडल, दूसरा है आर के मार्टन, तीसरा है राल्फ लिंटन और चौथा है हेनरी मैन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हेनरी मैन। तो हेनरी मैन ने पारंपरिक एवं आधुनिक समाज को समझने में परिस्थिति और संविदा की अवधारणा का प्रयोग किया था, और इन्होंने बताया था कि परिस्थिति समाज वह समाज है जिसमें प्रदत्त परिस्थिति का महत्व अधिक होता है, यानी प्रदत्त यानी जो जन्म से मिली हुई होती है। ग्रामीण समाज, सरल समाज, ये सारे क्या है भारतीय समाज, इन सभी को परिस्थिति समाज माना जाता है। संविदा समाज कौन सा समाज होता है? जिसमें अर्जित परिस्थिति को महत्व दिया जाता है, यानी जो आप अपने जीवन में कमाते हैं, खुद से करते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने बताया था, जैसे शहरी समाज हो गया, जटिल समाज हो गया, पश्चिमी समाज हो गया, तो इन समाजों को ये संविदा समाज मानते हैं।
तो ये वर्ड है परिस्थिति और संविदा समाज की अवधारणा, तो ये हेनरी मैन का है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, यह किसका कथन है? धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार्य समाज के सदस्यों पर समाज की नैतिक श्रेष्ठता की अभिपुष्टि करना है। पहला है रेडक्लिफ ब्राउन, दूसरा है इमाइल दुर्खीम, तीसरा है जेपी मर्डॉक, चौथा है एसएफ नाडेल। किसके अनुसार धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं उनका क्या प्रकार्य होता है? तो उनका प्रकार्य समाज के सदस्यों पर समाज की नैतिक श्रेष्ठता की अभिपुष्टि करना होता है। तो देखिए इसमें नैतिक वर्ड जो है ये भी कीवर्ड है दुर्खीम का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमाइल दुर्खीम। और इन्होंने जो है धार्मिक अनुष्ठानों, नैतिकता, ये सब बात किसमें की थी? तो इनकी एक पुस्तक जो थी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये पुस्तक इनकी आई थी 1912 में। तो इसी में इन्होंने कहा था कि धार्मिक अनुष्ठानों का जो प्रकार्य होता है वो क्या करता है, समाज के जो सदस्य होते हैं उन पर नैतिक श्रेष्ठता की पुष्टि करता है। और दुर्खीम जो है वो धर्म को भी परिभाषित करते हैं, और उनका कहना है कि धर्म जो है वो पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वाले लोगों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है, यानी एक नैतिक समुदाय में बांधती है। तो नैतिक वर्ड जो है वो दुर्खीम का कीवर्ड है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, यह किसका कथन है? यद्यपि आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्तर स्वतंत्र हैं, परंतु वे स्तरीकृत समाज में दिन प्रतिदिन के जीवन की स्थिति में एक दूसरे से संधि युक्त होते हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मतलब ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, लेकिन जो स्तरीकृत समाज होता है उसमें ये सब सारी चीजें एक दूसरे से कहीं कहीं परस्पर संबंधित है। यह किसका कहना है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है मूर, दूसरा है वेबर, तीसरा है डेविस, चौथा है कार्ल मार्क्स। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, वेबर। तो मैक्स वेबर जो है इनका कहना है कि यद्यपि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर, ये इनका कहना था। और वेबर जो थे ये मार्क्स की तरह वर्ग को स्थिरीकरण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। वेबर ने कहा था कि आर्थिक कारक के साथ शक्ति और सम्मान का भी महत्व होता है, यानी वो थोड़े से कार्ल मार्क्स से मतलब अलग क्यों है, वो भी आर्थिक कारक मानते हैं वेबर भी, लेकिन इसके साथ साथ वो जो है शक्ति और सम्मान को भी महत्व देते हैं, जो कि मार्क्स ने नहीं दिया था। इन्होंने बताया था कि शक्ति का जो संबंध होता है वो राजनीतिक अवधारणा से है, जबकि सम्मान जो है वो क्या है, वो एक सामाजिक अवधारणा है। और वहीं पे वर्ग जो है वो आर्थिक अवधारणा के साथ संबंध है, और ये तीनों चीजें आपस में संबंध होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक व्यवस्था के बारे में टालकट पार्सन्स का विश्लेषण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक व्यवस्था के बारे में तो पहला है भौतिक नियम, दूसरा है संघर्ष सिद्धांत, तीसरा है समय स्थिति यानी होमियोस्टेसिस, और चौथा है सामाजिक व्यवस्था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समय स्थिति यानी होमियोस्टेसिस। तो सामाजिक व्यवस्था के बारे में पार्सन्स का जो विश्लेषण था वो समय स्थिति के सिद्धांत पर आधारित था, और पार्सन्स का मानना था कि सामाजिक व्यवस्था का निर्माण मुख्य रूप से 3 अन्य प्रणालियों के मिलने से होता है। 3 अन्य प्रणालियों के मिलने से होता है, वो कौन कौन सी? तो उन्होंने बताया था 3 प्रणालियों की बात उन्होंने की थी। पहला उन्होंने बताया था व्यक्तित्व प्रणाली, दूसरा उन्होंने बताया था सांस्कृतिक प्रणाली, और तीसरा उन्होंने बताया था सामाजिक प्रणाली। तो वेबर का कहना था कि इन तीनों के मिलने से जो है सामाजिक प्रणाली का जो है निर्माण होता है, और ये तीनों प्रणाली ही सामाजिक व्यवस्था कहलाते हैं। और पार्सन्स ये भी कहते हैं कि यह सामाजिक व्यवस्था जो है वो अपने आप नहीं चलती है, बल्कि इसे चलाने के लिए समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण जैसे तंत्र जो है वो समाज में उपस्थित होते हैं पहले से, जिनके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल रहना सीखता है, यानी सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप वो रहना सीखता है, और व्यवस्था जो है वो लगातार संतुलन के दौर से गुजरती रहती है। और इसी स्थिति को पार्सन्स ने समय स्थिति की अवस्था कहा है, यानी जो व्यवस्था निरंतर संतुलन के दौर से गुजरती रहती है उसे इन्होंने समय स्थिति की अवस्था कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, किसने अपने सिद्धांत में अवशेष तथा व्युत्पत्ति की अवधारणा प्रतिपादित की है? पहला है जी मोस्का, वी पेरेटो, रेडक्लिफ ब्राउन और लेवी स्ट्रॉस। तो देखिए जो
अवशेष है यानी रेसिड्यूज, और जो व्युत्पत्ति है यानी डेरिवेटिव्स। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरेटो का। तो पेरेटो की एक पुस्तक थी माइंड एंड सोसाइटी। माइंड एंड सोसाइटी, इसमें इन्होंने समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर करते हुए लिखा था कि अर्थशास्त्र में तार्किक क्रिया का ही विश्लेषण किया जाता है, लेकिन समाजशास्त्र में अतार्किक क्रियाओं का भी विश्लेषण किया जाता है। और पेरेटो ने अतार्किक क्रिया के 2 प्रकार बताए थे। पहला उन्होंने बताया था अवशिष्ट चालक, ये अतार्किक क्रिया के प्रकार इन्होंने बताए थे। पहला अवशिष्ट चालक और दूसरा बताया था उन्होंने भ्रांत तर्क। और अवशिष्ट चालक को उन्होंने बताया था 6 प्रकार का। अवशिष्ट चालक, इसमें इन्होंने 6 प्रकार के चालक बताए थे, अब उस पर हम नहीं जाएंगे। और दूसरा भ्रांत तर्क में इन्होंने 4 प्रकार का बताया था। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूरी है, आप अपना सपोर्ट दिखाइए। और चैनल पे आप जो है मेरे जा कर के प्लेलिस्ट में चेक करिए, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उन्हें जाकर के देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और बहुत सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। अभी एग्ज़ाम को काफ़ी टाइम है, तब तक आप जो है जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको जो भी चीज़ें नहीं पता है आप उसे नोट करते जाएंगे, आपके लिए आगे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।